नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर उषा दे द्वारा लिखित कहानी सरकारी हॉस्पिटल का एक दिन, डॉक्टर भूपिंदर कौर की आवाज में। सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में एक अनजान व्यक्ति की लाश कब, कहां से और कैसे आन पड़ी, ये प्रश्न मुर्दाघर का सुबह सुबह चार्ज लेते हुए रामशरण के मन को उद्वेलित कर रहे थे। वह दरवाजे के पास ही रखे स्टूल पर बैठ गया। चंद्र, सच सच बताओ, तुमने मुर्दाघर की चाबी किसी और को तो नहीं दी थी? क्या रात भर अपनी ड्यूटी पर सतर्क रहा? क्या कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि तुम सो गए और हत्यारे बदमाश अपना काम कर गए हो? रामशरण आखिर ये सब पूछ उठा। नहीं भैया रामशरण, मैं कसम खाता हूँ, इन सब बातों में से एक बात भी घटित नहीं हुई। अरे 30 साल हो गए नौकरी करते हुए, पर जिंदगी में ऐसी अनोखी घटना पहली मर्तबा हुई। अब तुम ही राय दो कि इस समय मामले को कैसे समेटा जाए। चंद्र के चेहरे की आवाज में घबराहट और गूंज स्पष्ट हो आई थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से ही एक एक डॉक्टर, नर्स तथा हॉस्पिटल के अन्य सभी कार्यकर्ताओं की खूब पिसाई रगड़ाई तो होगी सो होगी। मीडिया, टीवी चैनल्स तो धज्जियां उड़ाने से पीछे न हटेगा। तुम्हारी नौकरी क्या, पेंशन मेंशन भी सब गई समझो। रामशरण ने ये सारा चित्र इतनी बारीकी से प्रस्तुत इस विचार से भी किया था कि चंद्र इस बात के पीछे की गुप्त कार्रवाई को बता दे। भैया तुम ही इस बला से बचने का उपाय बताओ। मैं जिसकी कहो कसम खाने को तैयार हूँ कि सचमुच मैं जानता नहीं ये सब क्या और कैसे हुआ। चंद्र ने रामशरण के पहले दोनों घुटनों को अपने हाथों से पकड़ा और फिर हाथ अपने हाथों में ले लिए। चंद्र के मन में तो था कि रामशरण के पैर पकड़ लूं, पर हॉस्पिटल में मरीजों और कई अन्य प्रकार के लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उसकी बात की भनक किसी को न लगे, इसका भी उसे पूरा पूरा ध्यान था। चलो पहले मैडम सुनीता से राय लेते हैं, वे कोई ना कोई रास्ता अवश्य बताएगी या निकालेगी। रिटायर होने को है, उन्होंने दिल्ली के 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किया है। जीवन में अजीबोगरीब स्थितियों और वारदातों से वास्ता न पड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर एक बात जहन में पहले से बिठा लो, बात बड़ी सहजता और नपे तुले शब्दों में ही कहना, सफाई ना देना, बस सहायता मांगना, रामशरण ने समझाते हुए कहा। मुर्दाघर के ताले को एक बार झटके से खींचकर देखा। हाँ ठीक तो बंद है, रामशरण के मुख से अनायासी शब्द निकले। दोनों आपातकालीन कमरे की ओर चल दिए। उनका अनुमान ठीक निकला। सुनीता जी जो हेड नर्स हैं, अभी अभी एक्सीडेंट में घायल मरीज की पट्टियां आदि कर हाथ धोकर अपने कमरे की ओर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, अकस्मात उन दोनों पर दृष्टि चली गई। आज तुम दोनों एक साथ कैसे, वे पूछ उठी। मैडम जी आपसे एक जरूरी बात करनी है, चंद्र ने कहा। अच्छा ठीक है, मेरे कमरे में आकर बैठो, एक एक कप चाय भी हो जाएगी और तुम्हारी बात भी। वे दोनों चुपचाप सुनीता के पीछे पीछे चलते हुए उसके कमरे में जा पहुंचे थे। सुनीता ने कमरे में प्रवेश करते ही इलेक्ट्रिक केटल में पानी डालकर स्विच ऑन कर दिया। टेबल की ओर रखी कुर्सी पर वे जा बैठी थी और वे दोनों इस ओर की कुर्सियों पर बैठ गए। बात लंबी है तो जरा जल्दी और संक्षेप में कहना। मालूम नहीं कि आपातकालीन रूम से कब बुलावा आ जाए। चंद्र ने चंद शब्दों में अपनी उलझन स्पष्ट कर दी। सुनीता के दाएं हाथ की हथेली माथे पर और उंगलियां सिर के अग्रभाग के बालों पर जा टिकी। उफ, ये तो बड़ी पेचीदा मुसीबत आन पड़ी है। कैसे और कब हुआ? तुम दोषी हो या नहीं, ये सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का समय नहीं है। सब पर पुलिस और मीडिया की गाज गिरेगी। हाँ, तुम किसी बात पर अकड़ना नहीं, न ही उल्टा सीधा जवाब देना। मैं सीएमओ को कॉन्फिडेंस में लेकर उपयुक्त कार्रवाई करती हूँ। शायद मामला गुपचुप निपट जाए। अब तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। कह सुनीता ने उबलते हुए पानी को उपयोग चाय बनाने के लिए करना उपयुक्त न मान स्विच ऑफ कर दिया। चंद्र और रामशरण आगे पीछे हो कमरे से निकल गए थे। दोनों मुर्दाघर के बाहर रखी हुई कुर्सियों पर आ बैठे। रामशरण को रह रह कर चंद्र पर यही शक हुआता था कि हो न हो इसने रुपया पैसा खाकर गड़बड़ घोटाला किया है, लेकिन पूछने या बाल की खाल निकालने से यह बौखला अवश्य जाएगा। चलो सुनीता मैडम को ही इस समस्या का हल निकाल लेने दो। जब मैंने खुद कोई गलती नहीं की तो मैं फालतू में माथापच्ची क्यों कर रहा हूँ? अपना ध्यान अन्यत्र लगाना ही उचित है। उसने मन ही मन ये निश्चय किया और कुछ अलग सोचना शुरू किया। वह सबसे पहले अपनी पत्नी सीमा के विषय में सोच उठा। राम राम, कैसे जिद्दी औरत है।
2 लड़कियां तो पहले ही हैं, कितना रुपया खर्च कर चोरी छिपे अब पता लगवा लेने पर भी कमबख्त बच्चा न डलवाने की बात पर अड़ गई है। बस हरदम एक ही रट लगा रही है, बच्चा नहीं डलवाऊंगी। दिल तो आता है कि हरामजादी के हाथ पैर तोड़ दूं। कैसे समझाऊं कि हम गरीब लोग लड़कियों को जैसे तैसे पाल तो लेंगे, विवाह करना आसान नहीं। अमीरों की देखा देखी लड़के वाले दहेज में तरह तरह की मांगे रखते हैं, अपनी औकात तक तो नहीं देखते। छोड़ो घर के इन झमेलों को, ये तो 2 जून की रूखी सूखी रोटी भी हलक के नीचे उतरने नहीं देते। चंद्र नीचे मुख किए गुमसुम बैठा था। रामचरण उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की चेष्टा करने लगा, पर आज के बहरूपे आदमी को जानना पहचानना क्या सरल है। मन में एक ही बात खटक रही थी कि लैबकर्ताओं, गेटकीपर आदि सबके रहते मुर्दा घर में एक मुर्दा और कैसे आ पहुंचा। हो न हो चंद्र सब बखूबी जानता है। देखो तो कैसे चुप्पी साधे बैठा है। एक बार तो रामशरण का हाथ चंद्र के हाथ तक जा पहुंचा और वह गोपनीयता की शपथ देकर सच सच जानना चाह रहा था, लेकिन शाश्वत सत्य भी सामने था कि गलती करने वाला स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। यदि चंद्र ने बदमाशों से कुछ लेकर काम किया है तो वह हॉस्पिटल में चल रहे उल्टे सीधे धंधों का कच्चा चिट्ठा तक मीडिया वालों को बयान करने से पीछे हरगिज न हटेगा। मुझे तो विश्वास हो रहा है कि सुनीता, सीएमओ और अन्य विभाग अध्यक्ष इसे बचाने के लिए कोई न कोई युक्ति खोज निकालेंगे। कारण स्पष्ट है, चंद्र को ही क्या, मुझे भी हॉस्पिटल में क्या क्या घोटाले हो रहे हैं सब पता है। सब अपना अपना घर भरने में व्यस्त हैं। दवाइयों की खरीदारी के लिए टेंडर मंगवाए जाते हैं। सस्ती और नकली दवाइयां खूब कमीशन लेकर ली जाती हैं। खास और महंगी दवाइयां मार्केट में बेच दी जाती हैं। यही नहीं, जिसकी पहुंच होती है या रुपया चढ़ावे में दे देता है तो उसे बेड भी ठीक ठाक मिल जाता है। नर्सों को भी भेंट मिलती है तो वे भी उस मरीज से मुस्कुराकर पेश आती हैं। लैब को जैसा साफ सुथरा होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए, भाव ही नदारद हैं। रुई के बंडल, पट्टियां, साबुन, फिनाइल आदि तक रजिस्टर पर आती और खर्च हो जाती दिखा दी जाती हैं। ओपीडी के मरीजों की कतार लंबी दिखाई देती है। डॉक्टर मरीज पर कम समय और आपसी चुगलबाजी और बातचीत में अधिक समय देते दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीज को अपने निकट संबंधी या दोस्त के क्लिनिक जाने की राय भी दे देते हैं। अव्यवस्था चारों ओर दिखाई देती है। भ्रष्टाचार इस समाज में पग पग पर गहरी जड़ें जमा चुका है। मैं या चंद्र यदि मीडिया को सबूतों के साथ सब बातें बता भी देंगे तो लंबी चौड़ी बातें टीवी चैनल्स पर दिखा दी जाएंगी। पहले इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी, फिर बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों से टांका भिड़ा होने के कारण गुब्बारा फिस। हाँ, चंद्र के खिलाफ सबूत जुटाने में झूठी गवाहियां तैयार कर ली जाएंगी। आखिर पद भी तो कोई अर्थ रखता है। बड़े तो अपने अपने रसूख से या फिर रुपए पैसे के बल से बच निकलते हैं, बस मारा गरीब ही जाता है। यदि तुम ठीक ठाक कमा खा रहे हो तब भी भ्रष्टाचार अपनाए हुए हो। पाप पुण्य के मापदंड से तुम बराबर दोषी हो। समाज में क्या शिक्षित क्या अशिक्षित आज इतना जागरूक अवश्य हो गया है कि वह आपके कमीने एवं छिछोरेपन को समझता जरूर है। यदि भ्रष्ट लोग आज न चेते तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब जनता न्याय के लिए कोर्ट कचहरी न जाकर स्वयं ही दोषी को सजा देने के लिए भाग उठेगी। नेताओं, भ्रष्टाचारियों, अब भी समय है, सुधर जाओ। ऊपर वाले के दंड से पहले धरती माँ के सपूत तुम्हें दंडित करने में पीछे न हटेंगे। चंद्र की ड्यूटी खत्म हुए 4 घंटे से ऊपर समय हो चला था। आज घर जाने की सुध ही न थी। मामला ही बड़ा गंभीर था। हाँ, रामशरण विश्वास से आज भी पूर्ववत मुर्दाघर की चाबी पकड़ लेता तो कहना ही क्या था, ज्यादा उस्ताद बनता है। मेरी सोच तो ये थी कि वह जैसे चाबी पकड़ लेगा मैं शीघ्रता से कदम बढ़ाकर गेट से बाहर हो जाऊंगा। खैर, यही क्या कम है कि उसने मेरे कथन पर पूरा भरोसा कर मेरी सहायता करने की कोशिश की। सच बात बता भी दूं तो सबूतों के अभाव में मुझ पर विश्वास ही कौन करेगा। पहली बात तो यह है कि लोग कार अंदर कैसे ले आए,
क्या गेटकीपर से वैसे ही पेश आए थे जैसे मुझसे? हरामजादे ने कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दरवाजा खोलने को कहा था। 2 लोगों ने डिक्की से मुर्दे को निकालकर एक बेड पर लिटाया और मुझसे ही उस पर चादर डलवाई थी। मैं टेढ़ी नजर कर रिवॉल्वर वाले से एवं उन दोनों व्यक्तियों को ही नहीं वरना कार का नंबर व मार्का आदि अपने जहन में उतारना चाहता था, पर नंबर प्लेट ही गायब थी। समझ गया कि कत्ल का मामला है। मुर्दे का चेहरा कैसे झुलसाया हुआ है कि पहचान पाना आसान काम नहीं है। अब भला बताओ, इस महंगाई के जमाने में मुर्दा घर का चौकीदार इन हत्यारों अपराधियों से हथेली पर जान रखकर निहत्था लड़ भिड़ जाता? आखिर मेरा भी एक परिवार है। सबको 2 जून रोटी कपड़ा ही तो मयस्सर कर पाता हूँ इस छोटी सी तनख्वाह से। उन अपराधियों ने तो योजना बना रखी थी, वह तो पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को आमादा हो जाते। गेट के चौकीदार से बात करना भी फिजूल है। ये भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल का कोई अंदरूनी आदमी इस प्रक्रिया में मिला हुआ हो। एक तो चौकीदार को शराब की बुरी लत है, शायद उसने कुछ रुपयों की खातिर ये सब किया हो, पर सच नहीं बताएगा। पूछकर मैं और फंस जाऊंगा। चुप रहना ही बेहतर है। हाँ, यदि इन लोगों ने मुझे फंसाने का रास्ता पकड़ा तो मैं भी इन भ्रष्टाचारियों का कच्चा चिट्ठा करके ही दम लूंगा। मेरे पास इनको उड़ाने का पूरा बारूद है, बारूद। मुझे जो सजा होनी चाहिए सो हो जाए। जब युद्ध भूमि में उतार देंगे तो दोनों हाथों से वार पर वार कर दूंगा। अंधा नहीं हूं, सब देखता हूं और जानता हूं। वैसे इनकी अक्लमंदी तो इसी में है कि कोई तरकीब लड़ाकर इस अतिरिक्त लाश का पंजीकरण कर लावारिस घोषित कर दाह संस्कार के लिए भेज दें। मन ही मन विपरीत स्थिति से लड़ने के लिए चंद्र ने रूपरेखा तैयार कर ली थी। साथ ही उसी क्षण सुनीता मैडम के ये शब्द, देखो अकड़ना नहीं, याद आ गए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब जो उचित समझूंगा कर दूंगा, कहकर वह उनिंदा सा नींद के झोंके लेने लगा। इधर आंख झपकते ही मीटिंग रूम में हॉस्पिटल के मोतबर विभाग अध्यक्षों को आपातकालीन बैठक के लिए गुपचुप बुला लिया गया। एक रोगी भर्ती कार्ड बना, कोई मनगढ़ंत पता भी लिखा गया, भर्ती कराने वाले का नाम भी लिखा गया और उसके हस्ताक्षर भी हो गए। भर्ती के तीसरे दिन तक दवाइयों के नाम भी दर्ज हो गए। चौथे दिन की तारीख में व्यक्ति को हार्ट अटैक से मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हाथों ही हाथों तैयार हो गई। साथ ही एक नोट लिखा गया कि लिखित पते एवं फोन पर सूचना देने की कोशिश की गई, पर पता और फोन दोनों ही गलत लिखवाए गए थे। मुर्दा घर का दरवाजा खुलवाया गया, शव की फोटो खींची गई और पहचान के लिए एक कम सर्कुलेट होने वाले समाचार पत्र के लिए भेज दी गई। हॉस्पिटल के सभी उन व्यक्तियों ने राहत की सांस ली जिन पर इस किस्से के कारण बिजली गिरने का अंदेशा था। स्वयं चंद्र सारी कार्रवाई की सूक्ष्मता एवं गति पर अत्यंत हैरान हो उठा था। वह न जानता था कि इस सरकारी हॉस्पिटल का ये अदना सा व्यक्ति आज इतना महत्वपूर्ण बन गया कि उसे बचाने के लिए विभागाध्यक्ष रूपी तंत्र इस फुर्ती एवं लगन से समस्या का हल निकाल उसे राहत पहुंचाने के लिए दौड़ उठेंगे। आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें चोर चोर मौसेरे भाइयों से ही मजबूत होती हैं। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। सरकारी अस्पतालों में होने वाली जो भी धांधलियां हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।